गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज, आप सभी को आज डीएलएड प्रथम वर्ष के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के शिक्षण के सूत्र के बारे में आज आप सभी को बताना है। शिक्षण अधिगम सूत्र क्या होता है, शिक्षण के सूत्र का अर्थ, सूत्र की परिभाषा, शिक्षण के विभिन्न सूत्र या शिक्षण सूत्रों के शिक्षण में उपयोगिता क्या होती है, उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप शिक्षण सूत्र यानी शिक्षण एक कला है, इस कला को सही ढंग से निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें वैज्ञानिकता का समावेश किया जाए। उसमें क्या किया जाए? वैज्ञानिकता का समावेश किया जाए। शिक्षण की वैज्ञानिकता से आशय यह है कि इसके संपादन की विधि को ध्यान में रखा जाए। साथ में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण देने के बहुत से नियम दिए हैं, जिन्हें शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव के आधार पर जो भी नियम दिए हैं, उसे शिक्षण सूत्र कहा जाता है। जैसे शिक्षण सूत्र की बात अगर हम करेंगे तो आपके शिक्षण सूत्र जैसे जो पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। ये कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा जो भी विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया गया है, ये सूत्र हैं। पहला सूत्र आपका है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर का मतलब यह है कि इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उसकी रुचि व ध्यान लगा रहे। अगर आप किसी भी बच्चों को प्रारंभ में यानी विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक प्रारंभ से सरल सहज चीजों को सीखता है और कठिन चीजों को सीखने में कतराने लगता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक को भी बालकों को सरल चीजों से प्रारंभ करके ही क्रमशः उस विषय की जटिलता की ओर बढ़ें। यानी पहले आप बच्चों को सरल चीजों को बताएं, फिर उसकी जटिलता को धीरे धीरे आगे बढ़ के उसके बारे में उनको बताना चाहिए। जैसे आप लोग कोई भी बालक है, यदि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है आपको, तो उससे पहले सबसे पहले उसको अक्षर का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान और फिर उसके बाद वाक्य का ज्ञान सिखाएं। यानी सबसे पहले उसको अक्षर पहुंचाने की अक्षर क्या होता है, फिर शब्द के बारे में बताएं, फिर वाक्य उसका बनाएं और वाक्य सिखाएं। तो इस प्रकार जब अध्यापक बालक को सरल से कठिन की ओर ले जाता है तो बालक की रुचि या जिज्ञासा विषय के प्रति बनी रहती है और वो उसे आसानी से समझ लेता है, उसको बच्चा आसानी से समझ लेता है। तो पहला ये था सरल से जटिल की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपका दूसरा जो सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर जो है ज्ञान देना चाहिए। यानी हमेशा शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो बातें बच्चों को बतानी चाहिए, बालक को बतानी चाहिए जो उसे जानता हो, या फिर जिस विषय वस्तु पर आना चाहिए वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वदा नवीन तथा बच्चे के लिए कठिन होते हैं। यानी अगर कोई नई चीज बच्चों को बताने लगेंगे तो उसको हमेशा परेशानी होगी, तो उसको पहले ऐसी बात बताएं जो वो पहले जानता हो। यानी जब बालक के पूर्व ज्ञान की वृद्धि नए ज्ञान के माध्यम से कराई जाती है तो उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कहा जाता है। यानी जो भी पूर्व ज्ञान है उसमें आप नए ज्ञान को जोड़ें तो वो जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। जैसे आप यदि बच्चे को आप
कैट शब्द का हिंदी में बताना चाहते हैं कि कैट क्या होता है, हिंदी के बारे कि अंग्रेजी में कैट है, कैट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बालक हिंदी में बिल्ली से खूब परिचित होते हैं, यानी कैट को बिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते वो कैट होता है, लेकिन हिंदी में वो परिचित होते हैं बिल्ली से। अतः उसे पहले बिल्ली का बोध करा के ही कैट का अर्थ बालक से पूछें, यानी सबसे पहले बताएं कि क्योंकि उसको पता है ये बिल्ली है, तो इसके बाद उसको अंग्रेजी में बताएं कि ये बिल्ली को ही कैट कहा जाता है। तो इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने भी लिखा है कि मस्तिष्क को ज्ञात तथ्य पसंद होते हैं, यानी जो मस्तिष्क हमारा है उनको भी जो है जो चीज ज्ञान तथ्य है वही पसंद होता है, उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है, स्वयं ही विस्तार हो जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चों के अंदर स्वयं यानी अपने आप विस्तार हो जाता है। तो ये आपका हो गया दूसरा सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब आपका तीसरा सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे स्थूल मीन्स होता है यानी बड़ा। पहले आप जो बालक होता है, बालक को शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भाव तत्वों वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, उसकी सहायता से सूक्ष्म बातों को भी बताना चाहिए। यानी बालक को पहले स्थूल वस्तुओं को देखता है, समझता है, और फिर धीरे धीरे निरीक्षण एवं प्रयोग द्वारा सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। प्रारंभ में बालक का इतना मानसिक स्तर या मानसिक विकास नहीं होता कि वह किसी वस्तु को सूक्ष्म तत्व को समझ सके, किंतु वस्तु को देखकर छूकर वह उसके बारे में आसानी से जान सकता है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में अगर आप गिनती सिखाते समय गोलियां, तीलियां या अन्य स्थूल वस्तुओं की सहायता ली जाए तो उससे बच्चे आसानी से सीखेंगे। यानी किसी बच्चों को 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं उसके बारे में बताना है, जैसे मैथ कि 2 + 2 = 5 होता है, तो बच्चा शायद न समझ पाए, लेकिन बच्चों को 2 तीलियां और 3 तीलियां अलग अलग गिनकर एक साथ मिला दी जाए और वह स्वतः ही जान जाएगा कि 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं। तो ये जो है आपके स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सूत्र हो गया। फिर इसमें पेस्टालॉजी ने यानी शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी ने भी कहा है कि प्रमाणित करते हुए ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि, यानी ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो बालकों के संपर्क में आते हैं तथा उनका बालकों में रुचि, भावना और विचारों के साथ तत्कालिक संबंध हों। यानी आप ऐसे चीजों के बारे में बच्चों को बताएं जिसका संबंध उनका कहीं न कहीं पहले से हो। तो और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बताया है कि इस सूत्र को अपनाने के विशेष बल दिया गया है। साथ में हमारे पाठ का आरंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका अंत सूक्ष्म बातों से हो। अब अगला सूत्र आपका है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, जैसे पूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तुओं को ही देखता है, जानना वह समझता है, जानता वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी भी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप को देखता है, फिर उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं, शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान को लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। यानी जब बालक कोई भी वस्तु देखता है तो उसे सामान्य तौर पर वह पूरा ही देखता है,
और बाद में वह उसके अनुभाग या अंश की ओर देखता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई अध्यापक कक्षा में कोई विषय पढ़ाता है तो पूरे पाठ का एक संक्षिप्त विवरण दे छात्रों के सामने रखता है, तब उसके एक एक भाग की जानकारी रखता है। जैसे बालक को पहले वाक्य का ज्ञान कराने के बाद ही उसमें प्रयुक्त कर्ता, क्रिया तथा कर्म के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका चौथा हो गया पूर्ण से अंश की ओर। फिर अगला आपका है जैसे निश्चित से अनिश्चित की ओर, यानी बालक के बौद्धिक विकास का क्रम निश्चित से अनिश्चित की ओर होता है। साथ में प्रारंभ में बालक का ज्ञान अनिश्चित होता है, धीरे धीरे वह अपने अनुभवों के माध्यम से निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है और प्रारंभिक अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां भी बड़ी तेजी से विकसित होती हैं, जिसके चलते वह बिना कुछ सोचे समझे लोगों की ओर देखता है और उसी का अनुसरण भी करने लगता है, किंतु उस कार्य की उपयोगिता उसे पता नहीं होता है क्योंकि उसका ज्ञान अनिश्चित होता है। तो इसीलिए बताया गया है जैसे किसी बच्चे को पढ़ते देखकर छोटा बच्चा भी बगल में बैठकर उलट पुलट करने लगता है। यानी घर में कोई पढ़ रहा है तो जो छोटा बच्चा है वो भी देखकर क्या करने लगेगा, वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा लेकिन उलट पलट करने लगेगा, कॉपी किताब या कुछ भी लेकर। तो वह लिखने का प्रयास करता है, किंतु उस समय उसे ये नहीं पता रहता कि ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में वह उसे समझने भी लगता है, बाद में वो धीरे धीरे उसके बारे में समझने लगता है, परिपक्व हो जाता है। ये हो गया। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी बालकों को, जो बालक होते हैं हमेशा उनको सर्वप्रथम उन वस्तुओं को ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकता है, यानी जिन वस्तुओं को वह आसानी से देख सकता है। इसके बाद तत्पश्चात उसे उन बातों के बारे में बताना चाहिए जिनको वह नहीं देख सकता। सर्वप्रथम बालक को उनके वर्तमान का ज्ञान कराया जाए, तत्पश्चात भूत या भविष्य का। सबसे पहले बालक को वर्तमान में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, फिर धीरे धीरे भूत और भविष्य के बारे में क्या होने वाला है या क्या हुआ है उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो गया। जैसे आप जो है भाषा के चित्र पठन या अन्य विषयों की सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संचार के विविध भागों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, यानी बताया जा सकता है। पहले चार्ट के माध्यम से उसको जो चीज नहीं पता है उसको बताया जा सकता है अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये हो गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला सूत्र है शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र, इस सूत्र को उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। इस सूत्र को उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाना भी कहते हैं। इसमें पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उनकी सहायता से सामान्य सिद्धांत या नियम तक पहुंचने का कार्य किया जाता है। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, विचार व स्वयं परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उसमें बालकों की रुचि भी होती है और उनका प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। फिर अस्थायी होता है, जैसे गणित, विज्ञान तथा व्याकरण आदि के शिक्षण में यह सूत्र विशेष उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा यह उपयोगी सूत्र आपके गणित, विज्ञान तथा व्याकरण आदि के शिक्षण में यह सूत्र विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। शिक्षण की आगमन विधि में इसी सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत में कोई युक्ति किसी विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, लेकिन उसकी व्याख्या या पुष्टि सामान्य संदर्भों में की जाती है। तो जैसे आप लोगों को तो अब विशिष्ट से सामान्य की ओर का भी पता हो गया कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए,
फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए उनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये सूत्र हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला सूत्र जो आपका है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, संश्लेषण के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर के किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप से कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण तथा संश्लेषण दोनों होने चाहिए। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग जो है आपको जो बताया हूं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में, इसमें एक उदाहरण जैसे छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना है तो सर्वप्रथम उनको उत्तर प्रदेश फिर उनके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो गया। अगला सूत्र आपका है मनोवैज्ञानिक तर्क संगत की ओर, यानी मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इसमें शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करना चाहिए और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास हो उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध प्रदान किया जाए जिससे उसकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। जैसे ध्यान देना चाहिए कि जो मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपनी रुचि के विषयों को जल्दी सीखते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं जो जिस विषय में वो रुचि रखते हैं उसको जल्दी सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम में शिक्षण के विषय वस्तु को स्वाभाविक विकास क्रम की ओर अग्रसर होना होता है। तो तार्किक क्रम में विषय ज्ञान की प्रमुखता दी जाती है और फिर बच्चों के रुचि की नहीं, अतः केवल तार्किक क्रम में विषय शिक्षण न करके मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर आप मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर अग्रसर होंगे तो इसमें बच्चे रुचि एवं ध्यान या विषय के प्रति बना रहेगा उनका। साथ में जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि भाषा के शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण एवं ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी कराना चाहिए। तो इसी तरह जो है ये मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर ले जाया जा सकता है। अगला आपका है अनुभव से युक्त की ओर, यानी आपका बालकों यानी अनुभूति ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण या अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्क युक्त बनाना चाहिए। अल्पायु के बालकों को तर्क व विचार प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़े की अपेक्षा तर्क संगत विचार करने की क्षमता कम होती है। उसकी जानकारियों का आधार का उनका अपना अवलोकन भी होता है, परंतु इन अनुभवों को कारणों को खोजने के बाल मस्तिष्क भी असफल रहता है। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त को विधियों सामग्रियों प्रयोग द्वारा तर्क संगत का युक्त बनाने की कोशिश करना चाहिए। यानी अनुभव बालकों के अनुभव की ओर अवलोकन द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए उसे तर्क युक्त बनाना चाहिए। बच्चे उदाहरण के तौर पे एक मैं बताता हूं, जैसे
आपका है सूर्योदय या सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है। सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है। बरसात में जोरदार बारिश वह प्रतिवर्ष देखता है। परंतु ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण है, इसे वह नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित उदाहरण टीएलएम टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से, शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उनका अनुभवजन ज्ञान युक्त बना रहे या बन सके। अब आखिरी शिक्षण सूत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकृति का अनुसरण, यानी शिक्षण के सूत्र में जितने भी शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग सूत्रों का के बारे में बताया, उसमें से एक शिक्षण सूत्र है प्राकृतिक का अनुसरण। यानी इस सूत्र के अनुसार बालक की प्रकृति के अनुसार ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। यानी बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधियां सभी कुछ बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। यानी जो है शिक्षण प्रकृति का अनुसरण, इस सूत्र के अनुसार बालक की प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, चाहे उसमें पाठ्यक्रम हो, उनकी क्षमता हो, उनकी रुचि हो, योग्यता आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। साथ में हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो उनको अनुचित या अप्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक है। तो अतः शिक्षक के रूप में हमें इस सूत्र का अनुसरण करके छात्रों को स्वाभाविक विकास में सहायता करने पर तत्पर होना चाहिए। रूसो ने भी बताया है कि उन्होंने शिक्षा शास्त्री के रूप में बताया है कि प्रकृति का अनुसरण के अनुसार ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। तो आज आप लोगों को शिक्षण के सूत्र के बारे में सब पता चल गया। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके शिक्षण सूत्र की उपयोगिता क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।